पहले आप गूगल सर्च कीजिए कि 2022 में भारत के 2 सबसे बड़े धनवान लोग कौन हैं। रिजल्ट नंबर 1 अडानी, नंबर 2 अंबानी। अब आप सर्च कीजिए भारत में 2022 में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किसने भरा। आपके सामने नाम जो आएंगे उनमें नंबर 1 टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS, नंबर 2 टाटा स्टील और नंबर 3 JSW स्टील। आगे चलेंगे तो नंबर 4 पे LIC और नंबर 5 पे रिलायंस। ये आंकड़े इनकम टैक्स की साइट पर मौजूद हैं। फिर आप सर्च कीजिए 2022 में अडानी ने कितना ITR दाखिल किया। पूरे गूगल पर इस सवाल का जवाब नहीं। आपको मिले तो हमें बताइएगा जरूर। खैर, ये कैसे मुमकिन हुआ और इस सारे हेर फेर में कौन कौन शामिल है, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस सारे हेर फेर को कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए अडानी साहब के पास एक पुरानी और बेकार कार है जिसे कोई कबाड़ी 15,000 रुपए में भी खरीदने को तैयार नहीं है। उस पुरानी बेकार कार की अडानी साहब एक फोटो खींचते हैं और बैंक के पास जाकर अधिकारियों को बताते हैं कि इस कार की कीमत 2 लाख रुपए है। यानी कार की कीमत खुद अडानी साहब ही तय करते हैं और बैंक से कहते हैं कि आप इस 2 लाख की कार पर मुझे 1 लाख रुपए लोन दीजिए, प्लीज दे दीजिए वगैरह नहीं, बल्कि डायरेक्ट दीजिए। और बैंक जांच पड़ताल किए बिना, कार को देखे बिना, कार की बाजारी मूल्यांकन किए बिना अडानी साहब को चाय कॉफी ठंडा गर्म पिलाने के बाद तुरंत 1 लाख रुपए उन्हें दे देता है। ना ना ना, आप ऐसी कोशिश न कीजिएगा, वरना बैंक आपके साथ क्या क्या और क्या क्या करेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। खैर, बैंक ने अडानी साहब को ये लोन किसके इशारे पर दिया, ये समझना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा बड़ा कठिन मामला है। मेरी तो समझ में आया नहीं, आपकी आप जानो। लेकिन सवाल ये है कि यदि अडानी ने बैंक का ये रुपया नहीं लौटाया तो क्या होगा। कार की कीमत मात्र 15,000, लोन लिया गया 1 लाख, अब 85,000 रुपए कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा, ये पैसा डूबेगा। और बैंक में पैसा किसका है? हमारा और आपका, यानी भारतीय जनता का। तो सारा मुद्दा यही है कि आखिर बैंक ने जनता का पैसा बिना जांच पड़ताल किए एक आदमी को इतना भारी भरकम कर्ज कैसे और किसके इशारे पर बिना उस आदमी की या उसकी कंपनियों की जांच पड़ताल किए दे दिया। और ये कर्ज न सिर्फ SBI ने दिया बल्कि LIC ने भी दिया। आखिर क्यों अडानी की कुल जमा पूंजी से भी 85% ज्यादा लोन उसे दे दिया गया? अब यदि अडानी भाग गया या उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया तो 85% पैसे की भरपाई कौन करेगा? इसके जवाब में अर्थशास्त्रियों की भाषा अपनी तो समझ से बाहर है। लेकिन जो देखा गया है उसके अनुसार जब जब कोई जालसाज बिजनेसमैन भारत से पैसा लेकर बाकायदा पासपोर्ट सहित भारतीय एयरपोर्ट से बाइज्जत भागा है, तब तब भारत में महंगाई बढ़ गई है। नए नए टैक्स लगा दिए गए हैं। सिलेंडर, दूध, सब्जी जैसी अति आवश्यक और जीवनोपयोगी आधारभूत वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया है। कैंसर व अन्य दवाइयों की कीमत भारी रूप से बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि मामूली सी विटामिन की टेबलेट्स को भी कई गुना रेट बढ़ाकर दिया गया। यानी हर बार इस तरह के पैसे की वसूली जनता से ही की गई। और हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि जल्दी ही ये मामला नहीं निपटा तो इसे दबाने या भुलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, देशद्रोही, गद्दार इत्यादि की नौटंकी भी जल्द ही आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है। खैर, अडानी की इसी कारगुजारी की पोल पट्टी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में खोल डाली है। और इस सारे मामले में हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी बल्कि उसके रिश्तेदारों के भी काले कारनामे उजागर कर डाले हैं जो इस सारे मामले में उसके पार्टनर हैं। इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत को तबाह करने की साजिश है और ये भारतीय तिरंगे का अपमान है। और हम भारतीय भी ये मानते हैं कि अडानी साहब सही कह रहे हैं, लेकिन ये भाषा तो नेताओं की है। जब भी कोई नेता किसी मुद्दे में फंसता है तो कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी कुछ। पिछले 70 सालों से नेता लोग यही करते आ रहे हैं और हम भी यही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं।
अब यदि अडानी साहब को भारतीय तिरंगे और भारत की इज्जत को बरकरार रखना है तो उन्हें हिंडनबर्ग को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे कोर्ट में खींचना ही होगा, जैसे कि अनेकों बार उन्होंने भारतीय पत्रकारों और संस्थाओं के साथ किया है। हम भारतीय चाहते हैं कि अडानी साहब इस 2 करोड़ की फर्म हिंडनबर्ग को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में दुनिया के सामने नंगा करें, क्योंकि यकीनन हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट से भारतीय कानून व्यवस्था और भारतीय जांच एजेंसियों सहित पूरे भारतीय सिस्टम पर ही उंगली उठाई है, जैसे कि आपने अपने 413 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा भी है।